तो आइए बच्चों, आज हम लोग 14/9/2022 ईस्वी में जो तृतीय पाली में परीक्षा हुआ था उसके जीके के क्वेश्चन को आज हम लोग सॉल्व करेंगे, अर्थात सामाजिक अध्ययन। जीके मतलब सामाजिक अध्ययन, सोशल साइंस को अध्ययन करेंगे हम लोग, सोशल स्टडी को। तो जैसा कि आप पहला प्रश्न देख रहे हैं, समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व, क्या लिखा हुआ है जरा बोलिएगा। समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व। बोलिएगा क्या लिखा हुआ है। समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व। समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व, यह एक नारा दिया गया था। और यह नारा किसके द्वारा दिया गया था? यह आपको फ्रांसीसी क्रांति के द्वारा 1789 ईस्वी में यह नारा दिया गया था, याद रखिएगा। ठीक है। क्या है नारा? नारा बताइएगा जरा। फ्रांसीसी क्रांति। समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व। समानता, स्वतंत्रता और बंधुता, यह एक नारा था। और यह नारा जो दिया गया था ये आपको फ्रांसीसी क्रांति के द्वारा 1789 ईस्वी में दिया गया था। ठीक है। दूसरा प्रश्न आप ये भी याद रखिएगा, रूसी क्रांति जो हुई थी वह 1917 में हुई थी, लेनिन के समय में। किसके समय में? लेनिन के समय में। बिल्कुल, लेनिन के समय में हुई थी, 1917 ईस्वी में हुई थी। और इस क्रांति को बोल्शेविक भी क्रांति भी कहा गया था और रूसी क्रांति भी कहा गया था। ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा। तो चलिए बताइए आप लोग की स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, यह नारा किस क्रांति के द्वारा दिया गया था? और फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? 1789 में हुई थी। ठीक है, तो आप ये भी बात याद रखिएगा। बात समझ रहे हैं? अब आपका अगला प्रश्न है, दलितों से अलग कर महादलित। देखिए, एक हो गया दलित और एक हो गया महादलित। तो दलित और महादलित के बारे में कुछ आइडिया है आप लोगों को? दलित का मतलब जो आपको गरीब, मतलब हाँ, पिछड़ा वर्ग में आता है। और महादलित का मतलब उससे भी जो पिछड़ा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? महादलित। महादलित बोलेंगे। क्या बोलेंगे? महादलित। महादलित बोलेंगे। तो अब दलित और महादलित आप समझ गए होंगे। जी सर। ठीक है। तो दलितों से अलग महादलित किस प्रदेश में किया गया था? मतलब अब प्रश्न समझ गए होंगे आप लोग कि दलितों और महादलितों इस दोनों को ना मतलब बांट दिया गया। ठीक है। तो जब बांट दिया गया, ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि आपको जो है सरकारी स्तर पर विभिन्न प्रकार का जो अवसर मिलता था, उस अवसर में उसको कुछ ज़्यादा ही छूट मिले, इसलिए दलित और महादलित बना दिया गया। जैसे कि अभी है SC है, ST है, EBC है, BC है, जनरल है। ऐसा बनाने से क्या हुआ, जैसे कि अभी कोई फॉर्म ही भरते हैं आप लोग, तो SC को लगता है जैसे 300 रुपया और आपको लगता है वहीं पर 1000 रुपया। ऐसा क्यों किया गया? तो आर्थिक पिछड़ेपन अधिक होने के कारण से दलित और महादलित को क्या करना चाहता है? ऊपर करना चाहता है, उठाना चाहता है, यानी कि उसका उत्थान करना चाहता है। तो बताइए कि उत्थान का उल्टा क्या होगा? पतन होगा। ठीक है। तो गरीब वर्ग को, लाचार वर्ग को, जो आर्थिक स्थिति से पिछड़ा हुआ है, उसको क्या करना चाह रहा है? उठाना चाहता है, यानी कि उत्थान करना चाहता है। इसीलिए दलित को और महादलित को दोनों को बांट दिया गया। तो यहाँ प्रश्न पूछ रहा है कि किस प्रदेश में, किस राज्य में बांट दिया गया? तो राज्य का नाम बताना है आप लोगों को। बिहार राज्य में। और आप पहले से भी जानते हैं कि आपको बिहार राज्य को पिछड़ा राज्य कहा गया। ठीक है। तो इसलिए याद रखिएगा कि दलितों से अलग कर महादलित किस प्रदेश में किया गया था? तो बिहार राज्य में। तो बताइए कि बिहार दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा, बिहार दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। और ये बिहार की जो स्थापना हुई थी वह 1912 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 22 मार्च 1912 ईस्वी से अभी तक स्थापना दिवस हम लोग मनाते आ रहे हैं। तो बताइए कि बिहार दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। किस महीने में? 1912। तो 22 मार्च महीना में। ठीक है। तो बताएंगे आप लोग कि बिहार की राजधानी कहाँ है? पटना है। बिहार की राजधानी कहाँ है? पटना है। प्रश्न पर ध्यान दीजिए। अब है दूसरा, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है? लखनऊ। ठीक है। देखिए, उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश को आप शॉर्ट में क्या लिखते हैं? ऊ आ प। तो ऊ प से हो गया ऊपर। तो ऊपर की ओर जो चढ़ेगा तो लाख रुपया लेकर के चढ़ेगा ना, इसलिए याद कर लीजिए कि उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है? लखनऊ। और बिहार की राजधानी कहाँ है? पटना। अब चलिए बताइए कि कर्नाटक की राजधानी कहाँ है? कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु। कर्नाटक की राजधानी कहाँ है? बेंगलुरु। बेंगलुरु। और अगर पूछ दे कि कर्नाटक में कौन सी भाषा
प्रचलित है तो याद रखिएगा कन्नड़। क्या है? कन्नड़। कन्नड़। दूसरा है आपको हरियाणा, और हरियाणा की राजधानी कहाँ है? चंडीगढ़। कहाँ है? चंडीगढ़। देखिए अब यहाँ के बारे में, यहाँ हरियाणा के लिए एक और कॉन्सेप्ट लीजिए। हरियाणा और पंजाब दोनों की राजधानी सेम है और कहाँ है? चंडीगढ़ है। कहाँ है? चंडीगढ़। चंडीगढ़ है। तो अब फटाफट से बता देंगे आप लोग कि बिहार की राजधानी कहाँ है? पटना। कर्नाटक की राजधानी कहाँ है? नहीं, बेंगलुरु। कहाँ है? बेंगलुरु है। दूसरा है बिहार की राजधानी कहाँ है? पटना। पटना है। हरियाणा की राजधानी कहाँ है? चंडीगढ़। और एक और राज्य का नाम बताइए जिसकी राजधानी चंडीगढ़ ही है? पंजाब। पंजाब है। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। आपका अगला प्रश्न है 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की कितनी प्रतिशत आबादी द्वितीयक कार्यों में लगी हुई है? अब जरा प्रश्न को समझिए। अब देखिए यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट समझिए। क्रियाकलाप को मुख्यतया 5 भागों में बांटा गया है। प्राथमिक क्रियाकलाप, द्वितीय क्रियाकलाप, तृतीय क्रियाकलाप, चतुर्थ क्रियाकलाप और पंचम क्रियाकलाप। प्राथमिक के अंतर्गत से आपको सबसे प्रमुख एग्रीकल्चर आता है। एग्रीकल्चर का मतलब कृषि आता है। क्या आता है? कृषि। और द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत या द्वितीय क्रियाकलाप के अंतर्गत उद्योग आता है, यानी कि फैक्ट्री आता है, या कहीं कहीं पर विनिर्माण लिख देता है, वो आपको वो आता है। ठीक है, और तीसरे जो क्रियाकलाप है उसके अंतर्गत, तृतीय के अंतर्गत आपको सेवा जिससे पब्लिक को मिलता है, जैसे कि बस, जैसे कि हॉस्पिटल, जैसे कि आपको स्कूल है ना, इस सबसे जनता को क्या मिलता है? सेवा, सर्विस मिलता है। तो ये आपको जो हो गया तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आ गया। और चतुर्थक की यदि बात करें तो चतुर्थ में क्या आता है बताइए? चलिए, तो चतुर्थक में आपको विश्वविद्यालय आता है, और पंचम में यदि बात करें तो उसमें आपको अनुसंधान आता है। ठीक है ना, स्वर्ण आभूषण सबका जो आपको रिसर्च होता है वो सब आपको आता है। ठीक है, तो आप ये याद रखिएगा। तो बताइए प्राथमिक के अंतर्गत क्या आता है? द्वितीय के अंतर्गत उद्योग। और तृतीय के अंतर्गत सेवा। व्यापार आता है। ठीक है, परिवहन आता है ना, शैक्षणिक संस्थान आता है। ठीक है, अस्पताल आता है। ये सब आपको तृतीय, मतलब जिससे लोगों को सेवा मिले। तो बस से सेवा मिलता है कि नहीं मिलता है? शिक्षण संस्थान से, स्कूल से, ट्यूशन से सेवा मिलता है कि नहीं मिलता है? तो ये सब याद रखिएगा। बैंक से सेवा मिलता है कि नहीं मिलता है? बहुत अच्छा। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कितनी प्रतिशत आबादी द्वितीय कार्य में लगी है? द्वितीय का मतलब फैक्ट्री में लगी है, तो वो पूछ रहा है आपसे। तो याद रखिए कि द्वितीय कार्य में जो लगी है वो कितना परसेंट है? 13%। 13% लोग आपको फैक्ट्री में मिल करके काम धंधा करता है, यानी कि विनिर्माण करता है। फैक्ट्री में क्या होता है? निर्माण होता है किसी चीज का ना, कोई वस्तु बनता है ना, तो इसलिए विनिर्माण कहे या उद्योग कहे, किस में आएगा? द्वितीयक में। तो द्वितीयक में आएगा, याद रखिएगा। तो द्वितीयक में कितने प्रतिशत आबादी ये लगे हुए हैं? द्वितीयक में 13%। 13% आबादी लगे हुए हैं। अपने प्रश्न में आप परसेंट लगा लेंगे, 13%। ठीक है, अब आपका अगला प्रश्न है भारत का कुल क्षेत्रफल लाख वर्ग किलोमीटर में कितना है? देखिए इस प्रश्न को जरा घुमाया है, सीधा सीधा बस ये समझिए। आपको यह पूछ रहा है कि भारत का क्षेत्रफल कितना है। क्या पूछ रहा है? भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो देखिए भारत का क्षेत्रफल है 32.87 लाख वर्ग किलोमीटर। यहाँ पर जो लाख वर्ग किलोमीटर लगा हुआ है ना, इसको आप क्या कीजिए, यहाँ से उठा करके यहाँ पर इसमें जोड़ दीजिए। तो बताइए भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? 32.87 लाख वर्ग किलोमीटर। बताएंगे एक बार पुनः फिर से आप लोग। 32.87 लाख वर्ग किलोमीटर। भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32.87 लाख वर्ग किलोमीटर। बिल्कुल। और भारत में जो 2011 में जनगणना हुई थी उसके अनुसार से कितने प्रतिशत लोग विनिर्माण में अर्थात उद्योग में, मतलब कि फैक्ट्री में काम कर रहे हैं? 13%। और दलित को एक अलग महादलित जो घोषित किया गया वो किस राज्य में? बिहार की राजधानी पटना। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु। अच्छा, पंजाब की राजधानी चंडीगढ़। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। क्या होगा? लखनऊ। चलिए बताइए कि फ्रांसीसी क्रांति कब हुई? 1789। रूसी क्रांति कब हुई? 1917 में हुई थी। तो समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का नारा किस क्रांति में दिया गया है? कब दिया गया है? 1789 ईस्वी में। अब आपका जो अगला प्रश्न है वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट है। क्या है प्रश्न? वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, जरा इसको बोलेंगे आप लोग। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट है
किस वायसराय के समय में पारित हुआ था? यानी कि आपको वायसराय का नाम पूछ रहा है, ठीक है। कौन सा एक्ट है? एक्ट का मतलब बताइए आप लोग। एक्ट को हम लोग अंग्रेजी में ACT एक्ट। आप एक्ट के बारे में जानते हैं, जैसे हीरो सब एक्टिंग करता है ना, तो एक्ट का V4 होता है एक्टिंग, ठीक है। और एक्ट आपको V1 है। तो एक्ट मतलब होता है अभिनय करना। जो हीरो सब जो करता है ना, रोल निभाता है, उसको कहा जाता है अभिनय करना। तो एक्ट का मतलब अधिनियम भी होता है। एक्ट का मतलब क्या होता है? अधिनियम। तो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कहे या अधिनियम कहे, ये आपको कब जो है सो माने किस वायसराय के द्वारा लागू किया गया था, पारित किया गया था? तो लॉर्ड लिटन के द्वारा। किसके द्वारा? लॉर्ड लिटन के द्वारा। देखिए, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, जरा ध्यान दीजिए। मतलब लॉर्ड लिटन, मतलब कि कभी कभी देखिएगा होटल सब में जब लिट्टी खत्म होने वाला होता है, जैसे 2 ही लिट्टी बचा है, 4 आदमी आ गया, अब आप किसको दीजिएगा? 2 ही लिट्टी है, 4 आदमी आ गए, एक एक करके भी लेगा, एक एक करके भी लेगा, फिर भी चारों को नहीं पुरेगा। तो इसमें एक दूसरे के बीच में क्या होगा? लड़ाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लड़ाई हो जाएगा। तो हम लोग बोलेंगे उसको कि हमको दे दीजिए वरना लड़ाई हो जाएगा। क्या बोलेंगे? हमको दे दीजिए वरना लड़ाई हो जाएगा। वरना लड़ाई हो जाएगा। तो वरना से वरना क्यों और लड़ाई से लड़, यानी कि वरना क्यों लड़, वरना क्यों लड़। तो बताइए वरना क्यों लड़ एक्ट जो है वह किस वायसराय के द्वारा पारित किया गया था? तो जैसे आएगा वरना क्यों लड़, तो हम लोग वरना क्यों लड़ कब बोलेंगे? कि दे दीजिए वरना लड़ाई हो जाएगा। कब बोलेंगे? किसके लिए? लिट्टी के लिए। इसलिए वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट जो है किस वायसराय के द्वारा पारित किया गया था? लॉर्ड लिटन के द्वारा। लॉर्ड लिटन के द्वारा पारित किया गया था। प्रश्न यहाँ तक समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगला प्रश्न है मापनी। मापनी क्या है भाई? तो मापनी एक अनुपात है। मापनी क्या है? अनुपात है। मापनी क्या है? अनुपात है। देखिए माप, ठीक है। तो हम लोग जो किसी चीज को मापते हैं, मतलब नापते हैं, तो एक रेशियो में बताते हैं ना कि आपका 5 kg हुआ, 10 kg हुआ। अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो बस इतना याद रखिए, माप पात, याद रखिए। माप तो पात, यानी कि मापनी क्या है? अनुपात है। मापनी क्या है? अनुपात। इस प्रश्न को आपको याद रखना पड़ेगा। तो याद रखिएगा कि मापनी क्या है? अनुपात है। और वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किस वायसराय के समय में पारित हुआ था? लॉर्ड लिटन के द्वारा। बिल्कुल। अब आपका अगला प्रश्न है राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल। राज्यसभा याद रखिए, लोकसभा और राज्यसभा, ये आपको 2 सदन है। एक है लोकसभा और एक है राज्यसभा। लोकसभा को अस्थायी सदन कहा जाता है, जबकि राज्यसभा को अस्थायी सदन कहा जाता है। यहाँ से 2 प्रश्न बनता है। राज्यसभा को कौन सदन कहा जाता है? अस्थायी। और लोकसभा को अस्थायी। देखिए लोग सब क्या हमेशा आपके बात पर अस्थायी रहता है? नहीं। इसलिए याद कर लीजिए कि लोकसभा कौन सदन? अस्थायी सदन। और राज्यसभा कौन सदन? अस्थायी सदन। अब दूसरा बात याद रखिएगा, लोकसभा का अगर कोई व्यक्ति चुनाव लड़ेगा तो उसका चुनाव 5 वर्ष पर होता है, जबकि वहीं राज्यसभा की बात करें तो उसमें 1 वर्ष जाता है। यानी कि कितने वर्ष पर होता है? 6 वर्ष पर। लोकसभा के कितने वर्ष पर? 5 वर्ष पर। सभी लोग अपने अपने ऑप्शन में 5 वर्ष के आगे में लिख लेंगे लोकसभा। तो लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष पर होता है? 5 वर्ष पर। लोकसभा को कौन सा सदन कहा जाता है? अस्थायी सदन। और अस्थायी होने के कारण से उसे निम्न सदन भी कहा जाता है। क्या कहता है? निम्न सदन। निम्न सदन मतलब नीचे स्तर का। और राज्यसभा का कौन सदन? उच्च सदन। राज्यसभा का कौन सदन? उच्च सदन, है ना। जबकि लोकसभा का कौन सदन? निम्न सदन। और अस्थायी और अस्थायी भी तो समझ में आ ही गया। लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का। राज्यसभा का 6 वर्ष का। बहुत अच्छा। तो राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष का होता है। वहीं अगर लोकसभा की बात करें तो 5 वर्ष का। लोकसभा का और कौन सा सदन कहा जाता है? अस्थायी। और उसे निम्न सदन भी कहा जाता है। और राज्यसभा को अस्थायी सदन और उच्च सदन भी कहा जाता है। प्रश्न समझ में आ रहा है ना? चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है बागमती परियोजना। कौन सा परियोजना है? बागमती परियोजना। बागमती परियोजना को अंग्रेजी में क्या कहेंगे? बागमती प्रोजेक्ट। और बागमती परियोजना बिहार के किस जिले में अवस्थित है? तो ये बागमती है आपको सीतामढ़ी जिला में। किस जिला में है? सीतामढ़ी जिला में। देखिए इसका नाम है सीतामढ़ी।
तो बताइए सीता किसी लड़का का नाम कि लड़की का नाम? लड़की का। तो लड़की के नाम के अंत में क्या लगता है? मती। मती लगता है। तो इसलिए याद कर लीजिए बागमती में मती को घेर लीजिए, मती से याद कर लीजिए। जैसे मती लगा है तो मती किसके नाम के पहले लगेगा? सीता के नाम से पहले। इसलिए बागमती परियोजना जो है वो बिहार के किस जिला में स्थित है? सीतामढ़ी जिला में। सीतामढ़ी। बात समझ में आया कि नहीं आया? बागमती परियोजना बिहार के किस जिले में? सीतामढ़ी परियोजना। सीतामढ़ी जिले में अवस्थित है। चलिए गुजरात की बात करते हैं अब हम। पहले आप ये बता दीजिए कि महात्मा गांधी जी का जन्म कहाँ हुआ था? गुजरात के किस जिले से? पोरबंदर। पोरबंदर इन गुजरात, यानी कि गुजरात के पोरबंदर जिला से इनका जन्म हुआ था। और इनका जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को हुआ था। ठीक है। अगर आपसे पूछ दे एक प्रश्न कि महात्मा गांधी के जन्म तो 2 अक्टूबर को हुआ था, लेकिन इनके जन्म के जैसे ही 2 अक्टूबर को और किस नेता का जन्म हुआ था? जवाहरलाल। लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म हुआ था। और लाल बहादुर शास्त्री का जन्म 1904 में हुआ था। वहीं अगर हम महात्मा गांधी की बात करें तो 1869 ईस्वी में हुआ था। ठीक है। तो बताइए महात्मा गांधी का जन्म कहाँ और कब हुआ था? गुजरात के पोरबंदर जिला में हुआ था। और 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को हुआ था। वही लाल बहादुर शास्त्री का जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1904 ईस्वी को हुआ था। बात कुछ समझ में आया? चलिए अगला प्रश्न है गुजरात। तो गुजरात के बारे में एक बात और बता दीजिए आप लोग कि गुजरात की राजधानी कहाँ है? गुजरात में किनका जन्म हुआ था? इसीलिए उनके राजधानी का नाम गांधीनगर है। तो बताइए गुजरात की राजधानी का नाम? गांधीनगर। गुजरात में कहाँ और कहाँ सौर ऊर्जा का आधुनिक संयंत्र लगाया जा रहा है? मतलब ये काम अभी चल ही रहा है। ये सोलर एनर्जी का मतलब सौर ऊर्जा का काम चल रहा है अभी। ये आधुनिक मतलब नया नया संयंत्र लगाया जा रहा है। कहाँ पर? कच्छ में। मतलब गुजरात में एक जगह है, कच्छ जिला है, वहाँ पर आपको सौर ऊर्जा का प्लांट लगा रहा है। मतलब सोलर से ऊर्जा निकलने वाला प्लांट अवस्थित कर रहा है। कहाँ पर? कच्छ में। कच्छ में। ठीक है। और ये कच्छ के रन को ही आपको जो है, ठीक है, तो कच्छ का रन जो है सो कच्छ जिला को कहाता है। तो बताइए कि गुजरात में आपको जो है सो सौर ऊर्जा का आधुनिक संयंत्र कहाँ पर लगाया जा रहा है? कच्छ में। ठीक है। और चलिए आगे चलते हैं। एक प्रश्न सूरत से याद आ गया कि सूरत अधिवेशन कब हुआ था? तो याद रखिएगा सूरत अधिवेशन 1907 में हुआ था। कब हुआ था? 1907 में। 1907 ईस्वी में हुआ था, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका निम्नलिखित में कौन भारत में वाणिज्यिक फसल है? वाणिज्य का मतलब होता है व्यापार वाला फसल, है ना? जो मतलब आप अभी खेत से निकाले और तुरंत आप उसको बेच सकते हैं, उसको हम लोग वाणिज्यिक फसल या नकदी फसल या नगदी फसल भी कहते हैं। तो देखिए वाणिज्यिक फसल के अंतर्गत क्या सब आता है? बोलिए। सरसों, तंबाकू, जूट। क्या तंबाकू को आप खरीद के तुरंत यूज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? खेत में से निकाल के बेच सकते हैं कि नहीं? तो इसलिए याद रखिएगा सरसों है, तंबाकू है और जूट है। बताइए क्या सब बोले? सरसों, तंबाकू और जूट। देखिए बताते हैं, जब कोई तंबाकू खा लेगा नया आदमी तो उसको नशा लगेगा। जब नशा लग जाएगा ना तो शहर से उसको लोग देखने के लिए आएगा। तो शहर मतलब सरसों, और देखने के लिए आएगा तो आदमी जुट जाएगा ना। इसलिए बताइए कि वाणिज्यिक फसल के अंदर क्या सब आया? सरसों, तंबाकू और जूट। यही तो आप लोगों की गलती है। हम ट्रिक पहले क्या बताए थे? तंबाकू। पहले तंबाकू खाएगा, फिर शहर से लोग देखने के लिए आएगा, फिर लोग जुट जाएगा। तो बताइए वाणिज्यिक फसल के अंदर क्या सब आया? तंबाकू, सरसों और जूट आया। ठीक है। तो याद रखिएगा वाणिज्यिक फसल के अंतर्गत ये सब आता है। अगला प्रश्न है आपका बालाघाट। ये बालाघाट है। बालाघाट खानों में किस खनिज का खनन किया गया? खनन का मतलब जानते हैं आप लोग? गड्ढा खोदना, बिल्कुल। तो बालाघाट खानों में, बालाघाट एक जगह है जो मध्य प्रदेश में पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है? मध्य प्रदेश में पड़ता है। तो ये मध्य प्रदेश में पड़ता है आपको ये बालाघाट। और बालाघाट खानों में किस खनिज का खनन किया जाता है? तो मैग्नीज का। किसका? मैग्नीज का। अब देखिए बिल्कुल आसानी से याद हो जाएगा। देखिए ब से बालाघाट है और प फ ब म उसमें आ रहा है कि नहीं? प फ ब में आ रहा है। तो ब, अब ब के बाद क्या होता है? म होता है ना। प फ ब भ के बाद म होता है। ठीक है। तो प फ ब में ही ब और म दोनों आता है। तो इसलिए जैसे कहेगा ना बालाघाट, तो देखिए आप ऐसे समझिए बालाघाट का मतलब समझिए बालबोध जब कोई रहता है तो वो किसी भी सामान को ना अपना निजी बनाना चाहता है। जैसे अभी ये लड़का है, किसी भी सामान को कहेगा कि यह मेरा ही है, आप खरीद कर ला के दीजिएगा लेकिन वो आपको भी नहीं देना चाहेगा।
कहे कि वह मेरा है, ये हम नहीं देंगे। तो क्या करना चाहता है? निजी मतलब निजी। क्या करना चाहता है? निजी। निजी। तो नीज से क्या याद आ जाएगा? मैग्नीज। नीज से क्या याद आ जाएगा? मैग्नीज। नीज से क्या याद आ जाएगा? मैग्नीज। तो इसलिए याद रखिए कि बालाघाट खानों में किस खनिज का खनन किया जाता है? मैग्नीज का। किस खनन का खनन किया जाता है? मैग्नीज का। मैग्नीज का खनन किया जाता है। कहाँ पर? बालाघाट में। बालाघाट खान में। खान समझते हैं ना, अंदर में जो खोदा है तो उसको खान बुलाता है, जैसे कोयले की खान होती है। तो बालाघाट क्षेत्र जो है वो कहाँ पर, किस राज्य में है? एमपी में, यानी कि मध्य प्रदेश में है। ठीक है, तो बताइए कि कॉपर का संकेत क्या होता है? CU। चलिए, एल्युमिनियम का AL। और चूना पत्थर का CaOH2। बिल्कुल। चलिए, अगला प्रश्न है मतगणना। मतगणना मतलब समझते हैं? मतगणना मतलब वोट की गिनती करना। वोट का हिंदी होता है मत, और गणना मतलब गिनती करना। गणना मतलब गिनती करना। तो मतगणना का कार्य कौन करता है? मतलब मतगणना का काम वही करेगा ना जो चुनाव करवाएगा। चुनाव का मतलब क्या होता है? इलेक्शन। तो जो इलेक्शन करवाएगा वही ना गिनती करेगा। तो इसलिए याद कर लीजिए कि मतगणना का कार्य कौन करता है? चुनाव आयोग। मतगणना का काम कौन करेगा? चुनाव आयोग। देखिए, वोट की जो गिनती करेगा तो गिनती करते समय उसको बहुत दिमाग पर प्रेशर आ जाएगा। प्रेशर जब आएगा तो थोड़ा खैनी चूना खा लेगा, चूना खैनी थोड़ा खा लेगा। इसलिए याद कर लीजिए कि मतगणना की गिनती कौन करेगा? चुनाव आयोग। चुनाव आयोग चूना खा के करेगा ना। अब आपका अगला प्रश्न है बस्तर आंदोलन। कौन आंदोलन है? बस्तर आंदोलन। बस्तर आंदोलन में किसकी भूमिका प्रमुख है? तो बस्तर आंदोलन में किसकी भूमिका प्रमुख है, बताइए। तो बस्तर आंदोलन के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, बैक के क्लास तक हम पढ़े थे बस्तर आंदोलन। तो यहाँ समझिए कि बस्तर किसके देह पर नहीं रहेगा? गुंडा के देह पर। क्योंकि गुंडा तो दूसरे का जो है सो मैंने संपत्ति हड़पता है ना, ठीक है, तो उसको खुद कहाँ से होगा। इसलिए बस्तर आंदोलन जो हुआ था उसमें प्रमुख कौन था? गुंडाधुर था। कौन था? गुंडाधुर। बस्तर आंदोलन में किसकी भूमिका प्रमुख थी? गुंडाधुर की। बस्तर आंदोलन में किसकी भूमिका प्रमुख थी? गुंडाधुर। बस्तर किसको नहीं रहेगा? गुंडा को। चलिए, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य की अगर बात हो कि मौलिक कर्तव्य किस देश से लिया गया है, तो याद रखिए रूस से। भारतीय संविधान में आप कट भी कर दीजिएगा तो ये कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, तो बस इतना ही याद रखिएगा कि मौलिक कर्तव्य किस देश से लिया गया है। ठीक है, तो मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है? रूस से। देखिए, आपका जो कर्तव्य है वो आप करते हैं, लेकिन जब आपका कर्तव्य करने के बावजूद भी आपको रिजल्ट नहीं मिलता है तो आप रूस जाते हैं ना। इसलिए याद कर लीजिए, मौलिक कर्तव्य पूछेगा कि कहाँ से लिया गया है? रूस से लिया गया है। चलिए, तो आइए अगले प्रश्न में हम जरा चर्चा करते हैं। कौन निम्नलिखित में से कौन उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है? देखिए, सार्वजनिक क्षेत्र का मतलब समझिए, जैसे कि कुछ उद्योग ऐसे होते हैं जिस पर सरकार का भी अधिकार होता है और किसी व्यक्ति का भी अधिकार होता है। तो जब सरकार का भी अधिकार हो, किसी व्यक्ति का भी अधिकार हो, तो क्या उसको आप प्राइवेट बोल सकते हैं? नहीं। उसको सरकारी बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते हैं। वो अर्ध सरकारी है, मतलब आधा सरकारी है, ठीक है, और आधा प्राइवेट है। अर्ध सरकारी उसको बोल सकते हैं, लिमिटेड बोल सकते हैं। लेकिन वहीं पर अगर हम बात करें, आपको कोई सरकारी संस्था है जो पूरे सरकार का अधिकार है, तो सरकारी संपत्ति पर किसका अधिकार? किसी एक का अधिकार कि सबका अधिकार? सबका अधिकार। इसीलिए याद रखिए, इस प्रश्न में वही पूछ रहा है कि कहता है कि कौन सा उद्योग है जो सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत क्या आता है? बोकारो लौह इस्पात उद्योग। यानी कि देखिए, बोकारो लौह इस्पात उद्योग जो है वो सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। आप ये प्रश्न को याद रखिएगा, ये प्रश्न पूछता बहुत ज़्यादा है और बच्चा फंसता भी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो सार्वजनिक मतलब जो सभी के लिए है, बताइए। बोकारो लौह इस्पात उद्योग है, इसको ऐसे याद कर लीजिए। बोकारो मतलब बोकरना मतलब उल्टी होना, और ये उल्टी होना तो सबको एक न एक दिन होता ही होता है ना। इसलिए याद कर लीजिए कि सार्वजनिक क्षेत्र का उद्योग कौन सा है? बोकारो लौह इस्पात उद्योग है। अब आपका अगला प्रश्न है, चलिए, प्रसिद्ध इतालवी क्रांतिकारी ग्यूसेप मेज़नी का जन्म 1807 में हुआ था। ठीक है, इतालवी क्रांतिकारी, यहाँ पर प्रसिद्ध इतालवी क्रांतिकारी को कट कर दीजिए। बस इतना याद रखिए कि ग्यूसेप मेज़नी का जन्म 1807 ईस्वी में हुआ। तो ये कहाँ पर हुआ था? जेनेवा में। कहाँ पर? जेनेवा में। कहीं कहीं पर जेनेवा का जेनेवा भी लिख देता है, तो उसको गलत नहीं समझिएगा, उसको सही ही समझिएगा। तो यहाँ पर दो प्रश्न बन रहा है कि ग्यूसेप मेज़नी जो था वो किस आंदोलन से जुड़ा हुआ था? इतालवी आंदोलन से। ठीक है, दूसरा में है कि ग्यूसेप मेज़नी का जन्म कब हुआ था? 1807 ईस्वी में। कहाँ हुआ था? जेनेवा में। एक बार पुनः बताइए
कि इतालवी आंदोलन से जुड़ा हुआ कौन व्यक्ति था? ग्यूसेप मेजनी था। और इनका जन्म कब हुआ था? 1807 ईस्वी में। कहाँ पर हुआ था? जेनेवा में या जिनेवा में हुआ था। अगला प्रश्न है चुआर विद्रोह, है ना? कौन सा विद्रोह है? चुआर विद्रोह कब हुआ है? तो 1769 ईस्वी में। चुआर विद्रोह कब हुआ है? 1769 ईस्वी में हुआ है। ये आपके लिए एक नया प्रश्न है, तो इसको आप याद रखिएगा कि चुआर विद्रोह कब हुआ? 1769 ईस्वी में हुआ था। चलिए, भारत में लोकतंत्र की सफलता में सबसे बड़ी बाधाएं क्या थी? भारत की जो लोकतंत्र है उसमें उसकी सफलता में सबसे बड़ी बाधाएं जो थी वह आपको क्या थी? हम आते हैं अगले प्रश्न पर, बात करते हैं, देखते हैं ऑप्शन को। चलिए, तो इसका आंसर जो हो जाएगा और शिक्षा हो जाएगा, गरीबी हो जाएगा और मतदान का दुरुपयोग। सही बात है। हम लोग ये नहीं समझते कि हमको किनको मत देना चाहिए, लेकिन मत दे देते हैं, वोट दे देते हैं। तो ये दुरुपयोग है कि सदुपयोग है? दुरुपयोग है। वही बात है। तो लोकतंत्र की सबसे बड़ी बाधा क्या है? मतदान की एक है अशिक्षा, गरीबी। देखिए इसको ऐसे याद कीजिए, जब आपके पास शिक्षा नहीं होगा तो आप गरीब रहिएगा ना। और जब गरीब रहिएगा तो आपको सबसे डर हो जाएगा, पैसा किसी का ले लीजिएगा, पैसा लेकर के आप वोट को गलत तरीके से किसी को दे दीजिएगा, तो वही आप दुरुपयोग किए। इसलिए याद रखिए 3 बात। सबसे पहले शिक्षा, दूसरा गरीबी, तीसरा मतदान का दुरुपयोग। ये सभी आपको लोकतंत्र की असफलता का कारण है। और देखिए 1917 से एक चीज याद आ गया। बताइए 1917 में कौन सी क्रांति हुई थी? रूसी क्रांति। और रूसी क्रांति को बोल्शेविक क्रांति भी हम लोग कहते हैं। 1917 में भारत में पहली जूट मिल किस शहर में स्थापना की गई थी? देखिए 1917 में भारत में पहली जूट मिल स्थापना की गई थी। यहाँ से एक प्रश्न बन रहा है कि भारत में पहली जूट मिल की स्थापना कब की गई? 1917 ईस्वी में की गई। और कहाँ पर की गई थी? कलकत्ता में की गई थी। तो बताइए कि कलकत्ता किसकी राजधानी है? पश्चिम बंगाल की। किसकी राजधानी है? पश्चिम बंगाल की। हाँ। और मुंबई किसकी राजधानी है? महाराष्ट्र की। और पटना किसकी राजधानी है? बिहार की राजधानी। ठीक है, आप में हमें अंतर नहीं है। चलिए आइए, आज का लास्ट जो प्रश्न है, इसे विकसित होने में लगभग 1 वर्ष लगता है। तो याद रखिए कि किसको विकसित होने में 1 वर्ष लगता है? क्या धान को? नहीं। क्या मक्का को? नहीं। बाजरा को? नहीं। किसको? गन्ना को, यानी कि शुगर केन को। शुगर केन का मतलब क्या होता है? गन्ना या ईख। ठीक है, तो याद रखिए कि गन्ना को उपजने में कितना समय लगता है? 1 वर्ष। 1 वर्ष, यानी कि लगभग 12 महीना लगता है। कितना लगता है? 12 ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर।